स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एग्जाम वॉरियर्स पे। आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर फिफ्थ का जो हमारा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पहला यूनिट जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? तो बिजनेस इकोनॉमिक है ना, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि अप्लाई करता है इकोनॉमिक थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को एंड टूल्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए जो कि बिजनेस फर्म्स में देखे जाते हैं। इट हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये सहायता करता है मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में, प्रोडक्शन में, प्राइसिंग में, कॉस्ट और प्रॉफिट में। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर होता है और ये इंडिविजुअल फॉर्म और इंडस्ट्री की बात कर रहा होता है। ठीक है, and it is both positive and normative because it explains economic behavior, also suggests policies. It uses economic theories for practical application, and it is managerial in nature as it helps manager to take rational decision. ये जो होता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थ्योरीज होता है, ये यूज करता है थ्योरीज को, इकोनॉमिक थ्योरीज को, और ये मैनेजरियल नेचर का होता है और मैनेजर की सहायता करता है डिसीजन वगैरह में। बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर स्कोप की बात आप करते हैं तो डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग, सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, थर्ड प्राइस डिसीजन, प्रॉफिट मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अफेक्टिंग बिजनेस। ये सारी चीज़ हमारी स्कोप हो जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बनता है, एक्सप्लेन द मैनेजरियल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। क्या क्या मैनेजरियल इम्प्लीकेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स के? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना, हमारी मदद करता है, मैनेजर की मदद करता है डिमांड फोरकास्टिंग में, मतलब कि क्या डिमांड हो सकती है उसके विषय में फोरकास्टिंग करना, मतलब कल्पना करने में। कॉस्ट एनालिसिस में मदद करता है, प्राइसिंग डिसीजन में, रिसोर्स और लोकेशन में, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट में, और एट लास्ट अंडरटेकिंग मार्केट ट्रेंड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन चीज़ों में भी हमारी मदद करता है। एक्सप्लेन द डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को और इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला बिजनेस डिसीजन में, उसके विषय में आपको बताना है। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूमर एंड विलिंग। डिमांड का अर्थ हो जाता है कितना कंज्यूमर को चाहिए, नहीं चाहिए उसको, और सप्लाई को हम कहते हैं रेफर टू द क्वांटिटी, जितना आपने प्रोड्यूस करा उसकी क्वांटिटी को। और इसके बाद पूछा है मैकेनिज्म के, फिर द मैकेनिज्म। तो मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है डिमांड सप्लाई में जब है, जब डिमांड इक्वल सप्लाई। ये मार्केट इक्विलिब्रियम पे तब आता है जहां पर डिमांड जो होता है ना हमारा इक्वल होता है सप्लाई के। ठीक है, एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में किस किस प्रकार से इसके यूज है? तो हेल्प फर्म डिसाइड प्राइस एंड आउटपुट, हेल्प अंडरस्टैंड शॉर्टेज एंड सरप्लस सिचुएशन, हेल्प इन प्रिडिक्ट यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग प्राइस चेंजेस, यूजफुल इन प्लानिंग इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपको बता दिया कि फर्म को प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं प्राइसिंग वगैरह में और इन्वेंट्री वगैरह में सहायता करता है। चौथा क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए और इसके यूजेस क्या हो बताइए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इट्स डिटर्मिनेंट्स। और टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है क्रॉस। प्राइस वाला प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इनकम वाला कंज्यूमर के इनकम के अकॉर्डिंग, एंड जो क्रॉस होता है ना ये हमारा मेजर चेंज इन डिमांड वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। किसी दूसरी वस्तु की प्राइस में अगर चेंज आ रहा है ना तो इसमें फर्क पड़ता है, प्राइस वाले में उसी के प्राइस में, इनकम वाले में कंज्यूमर की इनकम में, लेकिन क्रॉस वाले में अगर किसी दूसरे वस्तु के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे भी इस पर प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेन प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड इट्स मैनेजरियल बेनिफिट्स सिग्निफिकेंस। तो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू प्राइस चेंज। मैनेजरियल सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करते हैं, हेल्प करता है आपको प्राइसिंग डिसीजन में, यूजफुल इन रिवेन्यू फोरकास्टिंग, हेल्प इन डिसाइडिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हेल्प important for tax policy decision, help monopolies fix prices. एक्सप्लेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इज इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन कीजिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी क्या महत्व है उसके बारे में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू इनकम चेंजेस। ये जो होता है ना मेजर करने में मदद करता है
डिमांड टू इनकम चेंजेस में इंपॉर्टेंस की बात करें तो वही प्राइस वगैरह वाली चीज़ें आएंगी, बाकी आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एग्जांपल। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हमने देखा जब किसी दूसरी चीज की प्राइस में चेंज आए। एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब कि फॉर एग्जांपल चाय और कॉफी दोनों हम पीते हैं, कॉफी का रेट बढ़ गया तो हम चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बना करके इस पे लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझाइए एंड एक्सप्लेन इट्स मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, और इसका किस प्रकार से मैनेजरियल इम्प्लीकेशन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है ना, मेजर करता है क्वांटिटी सप्लाइड टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, पहले कितनी हो रही थी, उस विषय में आपको ये पता करने में मदद करता है। और मैनेजरियल इम्प्लीकेशन की बात करें, मैनेजरियल से रिलेटेड जब भी आए ना तो प्राइस वाला, प्रोडक्शन वगैरह, इन चीज़ों का आपको हर बार लिख देना है, बाकी आपके सामने लिखा हुआ है। फिर यह आ जाता है एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी क्या होता है? Paradox of Plancy state that an increase in supply of agriculture product may reduce total revenue due to inelastic demand। या हमें ये बताता है कि that an increase in supply of agriculture product may reduce total revenue due to inelastic demand। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डिमांड, वो मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई वहां से, तो इधर फर्क पड़ सकता है आपके प्राइस वगैरह में, इनलास्टिक डिमांड में। रीजन, जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस अपने आप गिर जाता है, रिड्यूसिंग टोटल इनकम ऑफ फार्मर। ओके, अगला आपको दे रखा है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन मार्केट मैकेनिज्म। सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट मैकेनिज्म में। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, रेगुलेशन हो गया, इनसे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या क्या फर्क पड़ता है? टैक्स इंक्रीज एंड रिड्यूस डिमांड। टैक्स टैक्स प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाती है, सब्सिडी रिड्यूस कर देंगे तो सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस सीलिंग कॉस्ट शॉर्टेज एंड फ्लोर प्राइस कॉस्ट सरप्लस। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट 1 लगभग आपकी खत्म हो गई है, मैंने 7 मिनट में आपकी पहली यूनिट करा दी है। यूनिट 2 का नाम है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को समझाइए। तो ये जो लॉ है हमारा, ये हमारे को बताता है दैट द कंजम्पशन ऑफ गुड इंक्रीजेस। गुड्स का, वस्तु का कंजम्पशन आपका बढ़ सकता है। द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीज। अगर किसी और का सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है तो जो आप यूज कर रहे हैं उसका आपका बढ़ सकता है। अजम्पशन क्या होता है? कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, यूटिलिटीज मिजरेबल होना चाहिए, और कंजम्पशन जो है कंडीशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ लो डिमांड लो हेल्प इन प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में हमारी सहायता करता है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाइए मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को। सामने आपके आंसर लिख दिया, आप देख लीजिए। एंड 13th क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझाइए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो होता है ना, आपको बताता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब कि अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है, लेकिन कंज्यूमर को यानी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इक्वली दे रहा है। दिस इज नॉन एज इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, और नेवर इंटरसेक्ट होता है। ये ग्राफ के बारे में उसके बता रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इन्फ्लुएंस कर्व अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है ना, अचीव होता है एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट। जब बजट लाइन के टेंजेंट होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 हमारा, यूनिट नंबर 3 का नाम है हमारे पास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो इसके अंदर सबसे पहले पूछ रखा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ को समझाइए। तो ये हमारे को ये बताता है डेट व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड, टोटल आउटपुट फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट फाइनली बिकम नेगेटिव। जब इंक्रीज हो रहा होता है तो इंक्रीज ही होता रहता है, और जब डिक्रीज होना शुरू होता है तो जाकर के नेगेटिव पे रुकता है। स्टेजेस की बात करें तो इंक्रीज रिटर्न हो सकता है, डिमिनिशिंग रिटर्न भी हो सकता है, और नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। 16वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को समझाइए। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के अंदर आपका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तीनों आ जाते हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कट एवरेज कॉस्ट एट इज मिनिमम पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, वो एवरेज कॉस्ट को कट कर देता है, कम कर देता है एट इट्स मिनिमम पॉइंट, अपने मिनिमम पॉइंट पे। एक्सप्लेन करिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को एक्सप्लेन करना है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट आउटपुट लेवल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है
हमारे को बता रहा होता है अबाउट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस प्रकार से मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो एट डिफरेंट आउटपुट लेवल, अलग अलग आउटपुट लेवल के लिए। शेप की बात करें अगर आप, तो ये यू शेप का होता है ड्यू टू इकोनॉमिक इज डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। चौथा यूनिट है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर का। तो मार्केट स्ट्रक्चर में आपके पास क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताइए अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है इंडस्ट्री के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। फर्म जो होता है ना हमारा प्राइस टेकर होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रिवेन्यू, जितना आपका कॉस्ट है उतनी आपकी रिवेन्यू हो जाए, तो इसको आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्सप्लेन फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के फीचर, तो मोनोपोली की फीचर की बात करें तो कोई एक राज होता है यहाँ पे, सिंगल सेलर होता है, कोई प्राइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्राइस मेकर भी वही है और हाई एंट्री बैरियर होते हैं, ठीक है जी। एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो मोनोपोली के अंदर है ना, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो खुद फिक्स प्राइस करता है, एनी चार्ज प्राइस फ्रॉम डिमांड कर, जो मर्जी वो चार्ज प्राइस कर सकता है, क्योंकि मोनोपोली चल रही है भैया, मतलब लोगों को लेना ही उसी से है, तो फिर और कोई ऊपर नीचे कम ज़्यादा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मोनोपोली में किसी प्रकार का फर्क भी नहीं पड़ता है। एक्सप्लेन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो काफ़ी बड़े नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होता है और सेलिंग कॉस्ट हो रहा होता है। एक्सप्लेन कीजिए ओलिगोपोली एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओलिगोपोली एक मार्केट है जहाँ पर काफ़ी कम या फिर बहुत कम मात्रा में डोमिनेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, म्यूचुअल इंटरफेरेंस आपस में मिले होते हैं, प्राइस रिजिड होते हैं, निग्ड डिमांड कर्व होता है और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। और अगला आपका यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर ऑन मार्केट मैकेनिज्म। इम्पैक्ट बताइए पेंडेमिक का या फिर नेचुरल डिजास्टर का मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड फॉल फॉर लग्जरी गुड्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। मान लीजिए कोई भी पेंडेमिक आएगा तो ये चीजें होगी ना, सामान पहुंच नहीं पाएगा तो सप्लाई में दिक्कत आ गई, लोगों को जरूरत चीजें महंगी हो जाएंगी और लग्जरी गुड्स कम यूज होने लग जाएंगी, और इससे बेरोजगारी की स्थिति भी पैदा होगी। फिर अगला आपके पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इन मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। आजकल के मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, तो इससे हमारे को स्ट्रेटेजी में गाइड करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग सर्टेनिटी हेल्प करता है प्राइस वगैरह में, एंड असिस्टेड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको पांचों यूनिट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो बताए हैं। कई बार मैंने काफ़ी तेज पढ़ दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, वीडियो अभी आपको रात में मिल रही है और कल आपका पेपर भी है। मैंने काफ़ी तेज़ी में कवर करने की कोशिश करी है, बाकी आप स्क्रीन पर रोक करके देख लीजिएगा। और पेपर से पहले मैं मानता हूँ अगर 2 घंटे पहले भी आप बैठे हो ना, तो मुश्किल से मेरी वीडियो 10 मिनट की है, 15 मिनट की। आपको इसके बाद पेपर में और कुछ नहीं आना, आराम से आप पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे। बना बना करके लिखिएगा, सारे क्वेश्चन कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन आप खाली मत छोड़िएगा। थोड़ा बहुत लिंक करके बिजनेस से इकोनॉमिक्स से आप लिख दीजिएगा जितना आपने 12th तक में पढ़ रखा है, बाकी आप आराम से इसको कर पाएंगे। धन्यवाद।